देखिए, किसी भी विषय का इतिहास लिखना सिर्फ तारीखों और नामों की एक लिस्ट बना देना नहीं होता। ये तो कहानी सुनाने जैसा है। और एक ही कहानी को, जैसा कि हम सब जानते हैं, कई तरीकों से सुनाया जा सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों के पास आखिर कौन-कौन से औजार होते हैं। तो असल सवाल यही है। सोचिए जरा, अगर किसी को हिंदी के सैकड़ों लेखकों और उनकी हजारों रचनाओं का इतिहास लिखने का काम दिया जाए, तो भाई शुरुआत होगी कहाँ से? इतनी सारी जानकारी को आखिर किस तरह से रखा जाए कि ये सिर्फ एक लिस्ट ना बनकर एक मतलब की कहानी बन जाए? अब देखिए, सबसे सीधे सीधे तो दो ही जवाब हो सकते हैं। या तो हम लेखकों को उनके नाम के हिसाब से लगा दें, जैसे पहले कबीर फिर केशवदास, या फिर हम उन्हें समय के हिसाब से रखें कि भाई कौन पहले आया और कौन बाद में। ये दो सबसे बेसिक तरीके हैं और हमारी खोज की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए, इतिहास लिखने की इन दो सबसे पहली और सीधी साधी पद्धतियों को समझते हैं। ये किसी भी इतिहासकार के लिए जानकारी को तरतीब से रखने के लिए, आप कह सकते हैं कि पहले दो फाइलिंग सिस्टम की तरह हैं। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। नाम से ही साफ है। इसका मतलब बहुत ही आसान है। लेखकों को वर्णमाला के क्रम में रखना, यानी अ नाम वाले पहले, फिर आ वाले और ऐसे ही आगे। ये बिल्कुल एक डिक्शनरी या टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने जैसा है। ये इतिहास लिखने का सबसे पुराना तरीका है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जैसे जो शुरुआती इतिहासकार थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे अवैज्ञानिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि सोचिए, कबीर और केशवदास दोनों बिल्कुल अलग अलग समय और सोच के कवि थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दोनों का नाम क से शुरू होता है, वो एक साथ आ गए। अब इससे उनकी दुनिया या उनकी सोच का जो विकास है, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला, है ना? तो फिर अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? समय के हिसाब से चलना। इसी को कहते हैं कालानुक्रम पद्धति। इसमें लेखकों को उनके जन्म या फिर उनकी रचना के समय के हिसाब से रखा जाता है। इससे कम से कम ये तो पता चल जाता है कि कौन किसके बाद आया। ये तरीका काफी लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य में इसका सबसे पहले इस्तेमाल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ये पहले वाले तरीके से तो बेहतर है, क्योंकि ये एक तरह से विकास का क्रम दिखाता है, लेकिन इसे भी अपने आप में अवैज्ञानिक ही मानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है कि कब हुआ, ये नहीं बताता कि क्यों और कैसे हुआ। और बस यहीं से इतिहास लिखने का काम और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब हम सिर्फ लिस्ट बनाने से आगे बढ़ेंगे और विश्लेषण के उन औजारों को देखेंगे जो साहित्य की और भी गहरी समझ पैदा करते हैं। तो अब हम विश्लेषण के 3 बहुत ही जरूरी नजरियों पर ध्यान देंगे। पहला, क्या हम साहित्य को एक विज्ञान की तरह देख सकते हैं? दूसरा, समाज और साहित्य का आखिर रिश्ता क्या है? और तीसरा, क्या हम किसी रचना की आत्मा तक पहुंच सकते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहासकार एक साइंटिस्ट की तरह काम करता है। मतलब वो अपनी पसंद नापसंद को एकदम अलग रखकर सिर्फ जो वेरीफाइड फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के पेश करता है। हिंदी साहित्य में इस पद्धति का इस्तेमाल सबसे पहले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया। इसका मकसद है बिना किसी भेदभाव के एक साफ तस्वीर पेश करना। इसके बाद आती है समाजशास्त्रीय पद्धति। अब ये पद्धति मानती है कि साहित्य कोई हवा में पैदा नहीं होता। ये इस बात पर गौर करती है कि लेखक ने अपने समाज से क्या लिया और फिर उसकी रचना ने समाज पर क्या असर डाला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खासकर इसी नजरिए से साहित्य को परखा। ये साहित्य और समाज के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे समझने की चाबी है। और अब हम उस पद्धति की ओर बढ़ते हैं जो विश्लेषण को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाती है। ये साहित्य को समझने के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की तरह है। इसे कहते हैं विधेयवादी पद्धति और इसके जनक थे फ्रेंच विचारक तेन। तेन का मानना था कि किसी भी साहित्य को ठीक से समझने के लिए हमें 3 चीजों को समझना होगा: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। अब यहाँ जाति का मतलब किसी नस्ल या वंश से नहीं है, बल्कि एक खास समाज या लोगों की जो अंदरूनी सोच और आदतें होती हैं, उससे है। तो तेन के ये 3 पिलर्स क्या हैं? पहला है जाति, जिसका मतलब है उस दौर के लोगों की एक आम सोच कैसी थी। फिर आता है वातावरण, मतलब कि उस वक्त का समाज, राजनीति, माहौल कैसा था। और तीसरा है क्षण, यानी उस युग की खास आत्मा, उसकी चेतना क्या थी।
टेन का मानना था कि इन तीनों को समझे बिना किसी भी रचना की तह तक पहुंचना नामुमकिन है। अच्छा, हमने तथ्यों को जमा लिया, समाज से उसका रिश्ता भी समझ लिया और गहरी जांच पड़ताल भी कर ली, पर एक सवाल तो अभी भी बचा है। क्या कोई रचना साहित्यिक तौर पर अच्छी है भी या नहीं? यहीं पर हमारी आखिरी पद्धति काम आती है। इसे कहते हैं आलोचनात्मक पद्धति। इसमें इतिहासकार एक आलोचक यानी एक क्रिटिक की भूमिका में आ जाता है। वो काव्यशास्त्र और साहित्य के जो तय सिद्धांत हैं, उनके आधार पर किसी रचना का मूल्यांकन करता है, उसे परखता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का खूब इस्तेमाल किया है। तो हमने क्या देखा? यही कि इतिहास लिखना सिर्फ एक सीधी लकीर खींचना नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे हम अलग-अलग लेंस से एक ही तस्वीर को देख रहे हों। हर पद्धति हमें एक नया और अनोखा नजरिया देती है। तो ये है इतिहासकारों का पूरा टूलकिट। एक नज़र में नाम और समय की सीधी सादी लिस्ट बनाने से लेकर समाज और युग की आत्मा की गहरी पड़ताल तक, हर औजार हमें एक अलग कहानी दिखाता है, एक अलग सच बताता है। और सबसे जरूरी बात यही है, इतिहासकार कौन सी पद्धति चुनता है, इसी बात से ये तय हो जाता है कि हमें साहित्य की कौन सी कहानी सुनाई जाएगी। मतलब इतिहासकार सिर्फ तथ्य नहीं बताता, वो एक कहानी कहने वाला भी है। तो अगली बार जब कोई साहित्य का इतिहास पढ़े तो ये सवाल जरूर सोचिएगा, इसे आखिर लिखा किस पद्धति से गया है? क्या एक ही लेखक, मान लीजिए तुलसीदास या प्रेमचंद, उनका इतिहास इन 6 अलग-अलग पद्धतियों से, 6 अलग-अलग तरीकों से लिखा जा सकता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।